तेरा हो सके। फिर आप सभी से निवेदन है, कृपया हाथ जोड़कर मां शारदा की वंदना करें। या कुंदी तो तुषारे हाँ रेधा वेला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा पुस्तक धारिणी अभयधा, जा ध्यान दे कड्या पहा, हस्ते साडे कमालिका विधयती, पद्मासने संस्कृता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती, बुद्धि प्रदां शारदा। धन्यवाद। थैंक यू प्रीति। और अब गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम बराबर हैं और देश के शासन में हमारी भी भागीदारी है। यह दिन देश की कई जातियों, संस्कृतियों और धर्मों का एकजुट होने का अवसर देता है। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अरुणिता वाजपेयी सर से निवेदन करती हूँ कि वो आएं और हमारे विचारों से प्रेरित करें। पहले तो आप सभी को जो रिपब्लिक डे है 76 उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली हमें हुए 75 साल ही है, लेकिन ये रिपब्लिक डे का नंबर 76 इसलिए हो गया कि पहले वाले से शुरुआत ही की थी हमने 2050 से, वो 1950 से। तो एक तो मेरी डिफिकल्टी ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मन की बात, कि बार बार मैं चीफ गेस्ट बना देते हैं मुझे, अब बार बार कुछ नई चीज बोलने में बड़ी चुनौती वाला काम है। दूसरी बात, मैं यहाँ आपको पढ़ाता भी हूँ, वैसे भी तो मेरे लिए और भी चुनौती है कि मैं नई चीज कहूँ क्या। कल भी हम लोग क्लास में थे और कल भी क्लास में होंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्टर साहब से कि सेंटर फॉर एम्बिशन इस साल और आगे के सालों में बहुत सारे नॉलेज टूल लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, जो आपकी एम्बिशंस को पूरा करने में मदद करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारा एक ये प्रण है आज, और हम सारी फैकल्टी के लोग, सारे टीचर्स, सारा स्टाफ इस चीज़ से कमिटमेंट है हम लोगों का, और आप हमारे साथ ज्वाइन करें और निश्चित हम लोगों को सफलता मिलेगी। अब मैं थोड़ा टॉपिक पे आता हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ आप इसको चाहे क्लास समझ लो, क्योंकि जो लोग आए हैं तो कुछ सीख के ही जाए, कुछ उन्हें जानना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो रिपब्लिक डे है वो, और एक दूसरा होता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है इसलिए कि हम उनको याद करें जिन्होंने हमें उस दिन तक पहुंचाया, यानी उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमें 15 अगस्त 1947 तक पहुंचाया, यानी हमारे देश को आज़ाद कराया। ये जो गणतंत्र दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है कि हमने इन 75 सालों में क्या किया। आप सुनते होंगे, तो हमें अपने परफॉर्मेंस का देखना है कि हमने 75 सालों में क्या किया। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसी में से कुछ मैं बिंदुओं को टच करूंगा। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो 75 साल पूरे हो रहे हैं,
वो पूरे हो चुके। दूसरा, सरकार ने भी आपने देखा होगा कि सरकार कह रही है अमृत काल चल रहा है 2047 में विकसित भारत। तो ये अमृत काल विकसित भारत में हमें क्या करना चाहिए कि क्योंकि विकसित भारत का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारी जीडीपी बढ़ जाए। विकसित भारत का मतलब है कि हम हर क्षेत्र में हमारी खुशहाली बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। और जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है उसमें सारे मूल्य हमारे निहित है, हमारे उद्देश्य निहित है, इसीलिए उसको हिंदी में उसको उद्देशिका भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो भारत का उद्देश्य तय करती है कि हमें क्या चाहिए। और मुझे सबसे अच्छा वर्ड उसमें लगता है वी द पीपुल। अगर वी द पीपुल उसमें नहीं लिखा होता तो हम लोगों को इतना उत्साह नहीं आता जितना आज आ रहा है। फिर वो क्या है, संविधान सरकारों की खेलने की चीज हो जाती है। वी द पीपुल से कहीं ना कहीं हम लोग भी जुड़े हुए हैं कि संविधान हमारा है, हमने बनाया है, तो जो उसमें उद्देश्य है वो हमारे हैं। संविधान में बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसके बाद आपने पढ़ा और देखा होगा, उसमें मैं उस प्रस्तावना में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज तीन चीज़ों को टच कर रहा हूँ कि 75 सालों में उन 3 फील्ड में हमने क्या किया है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो प्रीएम्बल से उठा रहा हूँ मैं, और जो 75 सालों में हमने उसमें क्या किया है मैं अपना भी पर्सनल दृष्टिकोण रखूंगा, किताबी दृष्टिकोण रखने की बजाय। आप अपना दृष्टिकोण भी बना सकते हैं उसके बारे में, इसमें कोई हार्म नहीं है। एक तो बात है डेमोक्रेसी की, कि क्या जो हम संविधान की प्रस्तावना में लिख रहे हैं बार बार की डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो उस डेमोक्रेसी का 75 साल में क्या हुआ। ब्रीफली वी विल टच दिस टॉपिक। देन नेक्स्ट वन इज सेकुलरिज्म। ये हालांकि कंट्रोवर्शियल है, ज्यादा लोग बोलते नहीं इस पे, लेकिन इस पे बोला जाएगा। तीसरी चीज है जो सोशल जस्टिस है। उस सोशल जस्टिस बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन उसका एक पहलू में टच करूंगा, इनइक्वालिटी, कि क्या इन 75 सालों में देश के विभिन्न वर्गों में असमानता बढ़ी है या असमानता कम हुई है। हालांकि इसके मेजरमेंट में विवाद है। जनरली हम किसी चीज को वेरीफाई करते हैं कि हम उसके फैक्ट्स ले आए। मैं कोई बात कहूँ, अपनी बात के समर्थन में कुछ फैक्ट्स रख दूं, तथ्य रख दूं, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि ना। लेकिन बड़ी हंसी की बात यह है कि जिस फैक्ट्स या कसौटी को हम आधार मानते हैं, अगर वो कसौटी विवादास्पद हो जाए, अगर फैक्ट ही विवादास्पद हो जाए, तो सच्चाई को कैसे तय किया जाएगा, सच क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो इंटरनेशनल संस्थाएं गरीबी के बारे में दूसरा दे रही हैं इंडिया में, और इंडिया की गवर्नमेंट दूसरे आंकड़े दे रही है। तो ये आपको जज करना है कि सच्चाई कहाँ है, किधर है। तो हम पहली बात करेंगे डेमोक्रेसी से। देखिए, डेमोक्रेसी में इस चीज का मुझे भी गर्व है और मैं समझता हूँ आपको भी गर्व होना चाहिए कि इंडिया इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड नाउ। अभी आपने देखा होगा कि ये हम लोग 2 क्लेम और हमारे साथ डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको सिद्ध करूंगा कि एक तो ये हम कहते हैं कि इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। उसका सिंपल लॉजिक ये है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा किसी भी व्यवस्था को बनाए रखना कठिन होता है। लेकिन फिर भी इंडिया ने इन 75 सालों में अपने यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की है। आज तो ये भी बात होने लगी है, सरकार की तरफ से ही होने लगी है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने एक किताब भी लिख डाली उस पर कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की शुरुआत यहाँ से हुई। आपको पता है कि हमारे 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं 2024 तक। ये एक बड़ी बात है कि इतने बड़े देश में जहाँ लोकतांत्रिक सरकार बनाने की परंपरा नहीं है, ठीक है नहीं, यहाँ तो राजतंत्र था, और वहां पर 18 बार आप शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लोकतंत्र भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है 75 सालों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं इस बात को कहूँ उस कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे पड़ोस में क्या हुआ, वहां लोकतंत्र का क्या हुआ। आप देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम मात्र का है, जो सबसे पॉपुलर लीडर है अपोजिशन का वो जेल में। 2 साल 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 2 साल
75 साल के इतिहास में पाकिस्तान में 34 साल सैनिक शासन रहा। अभी नेपाल ने संविधान बनाया, आज तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। म्यांमार में क्या हो रहा है, चीन में आज भी भले ही वो कितने विकसित हो गए लेकिन लोकतंत्र का अभाव है। अफ्रीका का तो कहना ही क्या, पश्चिम अफ्रीका के कितने देश हैं जो आज सैनिक शासन से ग्रस्त हैं। गैबोन है, माली है, कितने बर्किना फासो है। एक लोकतंत्र में एक नया बीमारी आ रही है कि अब स्यूडो लोकतंत्र जिसे कहते हैं, स्यूडो लोकतंत्र। ये क्या है कि हम चुनाव करा रहे हैं, इससे हमें बचना है। इसका खतरा भारत में भी है कि हम चुनाव करा रहे हैं, देखने में बहुमत भी आ रहा है और बहुमत की सरकार भी बन रही है, लेकिन जो चुनाव कराने वाली व्यवस्था है उसको रूलिंग पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। इस तरह के एग्जाम्पल 2 जगह आए हैं 2024 में। वेनेजुएला में जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है, उनके पास प्रूफ है कि हमारे ज्यादा वोट आए हैं, लेकिन जो माडुरो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने मैनिपुलेट करके अपने को घोषित करवा लिया कि मैं जीता हूं। इसी तरह की दूसरी स्थिति जॉर्जिया में आई। तो ये इस तरह की आशंका भारत में भी व्यक्त की जाती है कभी कभी कि वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो नहीं मैनिपुलेट हो रही है। ये इस चीज पे हमें जागरूक रहना है, हमें ट्रू डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना है और हमें डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत की हैं। आज हमें सिद्ध कर रहे हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट हमारे पास ट्रेडिशन रही है। अब आप मन कर रहा हो जानने का कि जो हमारे पास एंशिएंट इंडिया में राजतंत्र ही मेन शासन प्रणाली थी, मतलब मोनार्की वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी, तो हम डेमोक्रेसी में सफल कैसे हुए? इसका राज जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ कि बात क्या है, एक्चुअली हमने डेमोक्रेसी को अपनी वे ऑफ लाइफ माना है, भले ही मोनार्की हमारे यहाँ रही हो, जिसे हम टॉलरेशन की बात करते हैं, एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति, और ये हमारे नेताओं का योगदान नहीं है, ये हमारी संस्कृति का योगदान है कि लोकतंत्र यहाँ सर्वाइव कर रहा है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि ये चीज आप देख लीजिए, प्राचीन समय से कितने बाहर की दूसरी आइडियोलॉजी है, कितने बाहर की आकांक्षा है, हमने सबको असिमिलेट किया। ये जो टॉलरेंस की जो हम भारत ने हरदम अहिंसा का समर्थन किया, तो लोकतंत्र की कल्चर जो है ना वो अहिंसा में, टॉलरेशन में, डाइवर्सिटी में होती है। 1-2 नेता मिलकर लोकतंत्र को सफल नहीं बना सकते हैं अगर देश की जनता लोकतांत्रिक नहीं हो। तो आज मैं समझता हूं कि जो लोकतंत्र भारत में सफल है उसके लिए आप हम सब लोगों को क्रेडिट जाता है कि आप हम सब लोगों ने डेमोक्रेटिक संस्कृति को बनाए रख के, और जब तक हमारी डेमोक्रेटिक संस्कृति रहेगी हम टॉलरेशन करेंगे, डाइवर्सिटी का सम्मान करेंगे, हम पीसफुल मीन्स पे विश्वास करेंगे, डिस्कशन पे, तो इस देश में लोकतंत्र कभी जा नहीं सकता। मैं अपनी बात, मेरी बात ओरिजिनल नहीं है, मैं कहीं से निकाल के लाया हूँ, वो भी बता देता हूँ कहाँ से। गौतम बुद्ध से पूछा गया कि बज्जी संघ को उदाहरण देते हैं मोदी या भारत सरकार के लोग कि वो उदाहरण है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र था। तो किसी ने पूछा कि बज्जी तो बहुत छोटा सा है, पाटलिपुत्र तो बहुत बड़ा है और ये इसको कभी भी कब्जा कर लेगा। बिहार में 16 जनपद में से एक जनपद था बज्जी सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक था। तो गौतम बुद्ध का उनसे लगाव ज्यादा था क्योंकि वो बौद्ध काउंसिल द्वारा संचालित था। तो उनसे पूछा गया कब तक ये चलेगा बज्जी, तो उन्होंने एक्चुअली जो बात कही वो डेमोक्रेसी का ही समर्थन करती है। उन्होंने कहा जब तक बज्जी के लोग एक साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे, मुख्य मुद्दों पर आम सहमति विकसित करेंगे, चर्चा करेंगे और एक साथ रहेंगे, तब तक बज्जी संघ को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो क्या कहना चाहते थे कि बज्जी संघ को की पॉलिटिकल कल्चर कभी खत्म नहीं होगी, और वही पॉलिटिकल कल्चर है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, उनके हम आगे अपने पूर्वजों को, अपने संतानों को देंगे। तो ये जो कल्चर है भारत की, ये अभूतपूर्व है और यही डेमोक्रेसी की सफलता का राज है मेरे अनुसार से। ये बात आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसे विचार कर सकते हैं, आपका भिन्न मत हो सकता है, कोई बात नहीं, स्टिल वी कैन डिस्कस। दूसरी बात मैं चर्चा करूंगा सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और वो हमारे संविधान का एक टारगेट भी है, लक्ष्य भी है, हमारे प्रस्तावना में दिया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है
वो सेकुलरिज्म का विचार वैसा नहीं है जैसे पश्चिमी देशों में। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि सेकुलरिज्म का विचार एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सेकुलरिज्म एज ए सोशल प्रोसेस हमारे यहाँ हरदम रहा, लेकिन एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इट हैज कम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री। आपने सुना होगा एनलाइटनमेंट, एज ऑफ एनलाइटनमेंट 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में आई, जहाँ रेनासा की बात सुनी होगी, उसके पहले रेनासा आया जिसको पुनर्जागरण कहते हैं। उन विचारों की वजह से वहाँ चर्च को राज्य से अलग किया गया। तो पश्चिमी देशों में सेकुलरिज्म का मतलब था धार्मिक, यानी कि धर्म के मुखिया जो चर्च हैं या धार्मिक मामलों को राजनीति से अलग करना, यह सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। एक्चुअली जो सेकुलर शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा के इमीडिएटली, वैसे तो लैटिन भाषा का शब्द है वो, जो फ्रांसीसी भाषा से आया सेकुलर से, उसका मतलब ही है टू सेपरेट स्टेट फ्रॉम रिलीजन। ये चीज यूरोप में संभव था। क्यों? वहाँ एक ही रिलीजन था, तो क्रिश्चियन थे सारे, तो अगर रिलीजन को अलग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया इन इंडिया बिकॉज वी हैव हैड सो मेनी रिलीजन्स, स्मॉलर रिलीजन्स, जिससे मान लो पार्सियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख भी अपने को मानते हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू बड़ा रिलीजन है इस देश में। तो अगर इसको हम बिल्कुल छोड़ दें कि हम अलग करके बैठ गए, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों ने सेकुलरिज्म का एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म ये था सर्वधर्म समभाव। यहाँ राज्य छोड़ेगा नहीं रिलीजन को, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन राज्य की नजर में सारे धर्म बराबर हों। प्लस जो छोटे धर्म है उनको कुछ हम अलग से अधिकार देंगे। आपने आर्टिकल 29-30 पढ़ते होंगे आप, वो क्यों है? वो हमारे सेकुलरिज्म का आवश्यक अंग है, माइनॉरिटी राइट्स। क्योंकि ऐसा सेकुलरिज्म हमारे यहाँ नहीं हो सकता जैसे यूरोप में। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि सेकुलरिज्म की परिभाषा के ऊपर उन लोगों में आम सहमति का अभाव है जो देश के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये एक आम सहमति बनानी पड़ेगी, जो सेकुलरिज्म का मेन चुनौती है। जो कांग्रेस पार्टी में सेकुलरिज्म हुआ उसको दूसरी पार्टी ने कह दिया अपीजमेंट है। दूसरी पार्टी जो कर रही है उसको कांग्रेस कह रही है कि ये जो है हिंदुइज्म है, ये हिंदुत्व आ रहा है। ये एक ऐसी बात है कि इसमें वो जो तर्क सेकुलरिज्म को लाने के लिए रखे गए थे, आज नए तर्क शामिल हो गए, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स। तो इसमें आम सहमति मेरे बस में नहीं है, ना आपके बस में है, लेकिन एक आम सहमति हम लोगों को बनाना चाहिए ताकि पॉलिटिकल ग्रुप्स को हम फोर्स कर सकें कि भाई सेकुलरिज्म है क्या कौन सा सेकुलरिज्म है। क्योंकि ये एक मेन मुद्दा है इंडिया में। माने चाहे माने कोई अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, ह्यूमन राइट की संस्थाएं हैं, जो डेमोक्रेसी की संस्थाएं हैं, वो इस बात पे इंडिया पे उंगली उठा रही हैं कि इंडिया का सेकुलरिज्म, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की सेकुलरिज्म में कुछ कमी है। चाहे माइनॉरिटीज के राइट्स का हनन हो रहा हो या ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा हो, वो क्यों हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन हम सहमत तो हों कि आखिरकार होना क्या चाहिए। तो ये एक चुनौती सेकुलरिज्म की इंडिया में है। डेमोक्रेसी में जिस तरह हम लोग कंफर्टेबल हैं, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन सेकुलरिज्म। मेरा मैसेज ये, कारण कुछ भी हो सकता है, मैं वो बात बोल रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। तीसरी चीज है सोशल जस्टिस की, मैंने बात कही थी। सोशल जस्टिस बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। सोशल जस्टिस का मतलब है एक शब्द में कि जो कमजोर है, जिसको भी हम कमजोर मानते हैं, SC, ST, OBC, वुमेन, चिल्ड्रन, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, जिसको भी हम कमजोर मानते हैं समाज में, उनको कुछ विशेष सुविधाएं देना ताकि वो भी दूसरों के बराबर आ सके। मीन्स की इक्विटी का कॉन्सेप्ट सेंट्रल जस्टिस का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। इक्विटी के बिना कोई सोशल जस्टिस नहीं हो सकता। बेसिक भावना उसकी है। मुझे देखना है कि ये बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत सारी पावर्टी का आप लेवल देख सकते हैं, असमानता का लेवल देख सकते हैं, रिजर्वेशन की सफलता देख सकते हैं, महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है उसकी सफलता देख सकते हैं। इसमें हमारा मिश्रित अनुभव है।
हमने नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो 1950 में हमारा जीवन स्तर था उससे हम आगे बढ़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और सभी सरकारों का योगदान है, वर्तमान सरकार का भी योगदान है, पिछली सरकारों का भी योगदान है हमारे जीवन स्तर में। क्योंकि 1950 के दशक में हमारे पास इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था कि हम अपनी जनता को 2 जून की रोटी दे सकें। उसमें हम आत्मनिर्भर हुए, इंडस्ट्रीज में हुए, स्पेस प्रोग्राम हमारा जीवन स्तर बढ़ा है। नो डाउट गरीबी भले ही जैसी हो, लेकिन गाँव में भी जीवन स्तर बढ़ा है। लेकिन एक बस इसमें एक चिंता की बात है कि उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक तो मैंने बताया जब आंकड़ों का विवाद है इसमें, जिस तरह आपने देखा होगा ना कि फॉरेस्ट के आंकड़े आए अभी कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट एरिया, 25% सरकार ने बताया, जो सरकारी संस्थाएं हैं। जब उसको आप अंदर झांक के देखोगे तो उसमें पता चला कि 2.5% उन्होंने वो जोड़ दिया है जो आप अपने आंगन में पेड़ लगा लेते हैं, उनको भी फॉरेस्ट मान लिया, उसको कह दिया ट्री कवर। तो वो उसको बढ़ा के, क्योंकि इंडिया भी क्या कहना चाहता है कि भाई वो जो ट्री आप आंगन में लगाए हैं वो भी तो कार्बन को सोख रहा है कुछ ना कुछ, तो इनको वो 2070 में अपना टारगेट पूरा करना है कि हम जो 0 कार्बन की हमारी टारगेट है उसको पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो ट्री कवर है जो अभी तक नहीं काउंट होते थे उनको भी काउंट कर रहे हैं, और उसको मिला के अगर वो 2.5% कम कर दिया जाए तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया 22% ही है। लेकिन फॉरेस्ट की परिभाषा बदल दी गई। अब कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ तो ये सब चीजें सेटल होना जरूरी है। यही पावर्टी को लेके, जो पावर्टी के आंकड़े हैं वर्ल्ड बैंक के, वो भी हमारी हर कंट्री की पावर्टी करते हैं, वो कह रहे हैं 22% लोग इंडिया के पुअर हैं। इंडिया गवर्नमेंट 15% के आसपास बता रही है। खैर एनीवे, एक इसमें हम पावर्टी की उलझन में न पड़ के दूसरा मैं फिगर ला रहा हूँ आपके सामने। आपने एक स्केल सुना होगा, गिनी कोएफिशिएंट, इनइक्वालिटी का होता है ना। तो लेट अस सी कि इसके फिगर क्या है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 1955 का फिगर मिल रहा है। हाँ, गिनी का मैं और फार्मूला एक चीज बता दूं, गिनी में जब रिजल्ट 1 होता है, अगर किसी देश का रिजल्ट 1 है तो सबसे खराब है मैक्सिमम इनइक्वालिटी, और किसी का गिनी 0 है, इक्वालिटी मैक्सिमम है। तो जितना कम हो किसी का गिनी कोएफिशिएंट उतना अच्छा है, या उल्टा नहीं है कि ज्यादा हो तो अच्छा है, या कम होने पर अच्छा है। तो इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट 0.37 था 1955 में, ठीक है नहीं, और ये बढ़ के हो गया है 0.41। 0.41 ये मैं बता रहा हूँ 2022 का, और 47 भी कई जगह फिगर आ रहा है, 0.47 भी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, अगर ये फिगर सही है जो नेट पे अवेलेबल है, तो इंडिया में असमानता बढ़ी है, गरीबी कम हुई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, लेकिन सबसे नीचे तबके पे जो आदमी बैठा हुआ है, जो सबसे ऊपर तबके पे बैठा हुआ है, उसमें अंतर बढ़ा है। तो ये अंतर जितना कम होगा, ये अंतर क्यों इम्पोर्टेंट है? ये अंतर इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई देश में लोकतंत्र इसलिए नहीं खत्म हुआ कि लोग गरीब थे। आप समझिए इस बात को, कई देश में लोकतंत्र इसलिए खत्म हुआ कि लोग असमान थे। और अरस्तु ने भी, जो पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाता है, अपनी किताब पॉलिटिक्स है उसकी, उसमें लिखा है कि क्रांति और अस्थिरता के बीच असमानता में पाए जाते हैं। इस असमानता को हमें कम करना है, गरीबी खत्म करने में नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप व्यक्ति हक ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आप जैसे स्टूडेंट से मैं टीचर, मैं आपको सबको डांटता रहूं तो कोई बुरा नहीं मानेगा। जिस दिन आपके मन में यह आ गया कि ये हमें डांट रहा है, उनको नहीं डांट रहा है, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी आधार पर, तो आप रिवोल्ट कर देंगे मेरे में। लेकिन मैं सबको डांटता रहूं तो सब लोग सहते रहेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं लोग लाइक करते। कोई भी कास्ट लाइक कर लेंगे वो, कि उन खाना भी प्रॉपर न मिले, लेकिन सबको न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अगर उनके साथ हो रहा है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ India's concept of social justice. तो this is all what I had to offer to you. और मैं समझता हूँ एक बार फिर कि मुझे दोबारा
हर साल ही बना लेते हैं चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है सर। और आप 76 रिपब्लिक डे की थैंक यू। No celebration is complete without lively performances. Today we have something special for you. Upcoming, presenting before you a patriotic dance by Chetna. Welcome her with a round of applause. समंदर में तैरो, नदियों में क्या रखा है। प्यार करना है तो देश से करो, औरों में क्या रखा है। इसी के साथ सब मेरे साथ भारत माता के नारे लगाएंगे इतने जोर से कि पड़ोसी देशों को भी पता चल जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you. Let us proceed further and invite Lavi for her speech to fill us with her inspiring words. जिस दिन देश में प्रतिभा पलायन उकसाएगा, जिस दिन दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन सच में सब धर्म एक हो जाएगा, उस दिन हर घर में तिरंगा लहराएगा, हर घर में तिरंगा लहराएगा। स्वतंत्रता के संवेद महोत्सव पर आप सभी को भाविका का सादर प्रणाम। आज स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मैं कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या, कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि 52 सेकेंड सिर्फ राष्ट्रगान को खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोर शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहां नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार, साथियों जैसे मूल कोड़ियों के भाव पूछते लोग नजर आते हैं। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहां आज के युवक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर डेटिंग और चैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि मोह निद्रा में सोने वालों, कि मोह निद्रा में सोने वालों अब राष्ट्र हेतु जाग जाओ, कि मोह निद्रा में सोने वालों अब राष्ट्र हेतु में जाग जाओ। और मैं ये कहना चाहूंगी जिस देश का युवा, मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का यह नौजवान, मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का यह नौजवान जिसके हाथों में जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश को समाज से जोड़कर रखने की, वही नौजवान आज मुझे पबजी गेम में खेलता और शराब की लत में डूबा नजर आता है। तो मैं इन नौजवानों को कहना चाहूंगी, इन लोगों से कहना चाहूंगी कि आज हम यहाँ
गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वहीं एक सैनिक सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। सियाचेन के जमा देने वाले मौसम में एक भारतीय नारी अपने फौजी का इंतजार करती हुई है, जहां इसका मंचन करने मैं बुलाना चाहूंगी पूजा को। Wow! Thank you, Pooja, for your mesmerizing performance. Now, moving forward, I present you the second question of our quiz, which is, which city of our India is firstly planned? Raise your hand. No, wrong answer. Any guesses? No, you have to raise your hand. Jaipur. Okay. The question is, which city of India is firstly planned? Jaipur. Yes, it's Jaipur. Who was? She's answering. Yes, Jaipur. It's correct. A round of applause for her. Thank you so much, sir. Please a round of applause for her. Moving forward, now I'd like to call Sneha to dazzle the stage with her performance. Please welcome Sneha. Everyone, round of applause for her.
अमृत काल में अगले 25 वर्ष एक भारतीय नारी की क्या भावनाएं हैं, क्या तमन्नाएं हैं, इसको अपनी कविता के द्वारा मैं कुछ चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सपनों के मोतियों से उम्मीदों के धागों में बुनने लगी हूँ मैं अब तो, जुड़ने लगी हूँ मैं अब तो, छोड़कर अब तो हाथ उनका, पकड़कर रूह का साथ अपना, समझने लगी हूँ मैं खुद को, जीने लगी हूँ मैं खुद को, निकलकर सभी की जिंदगी से, पिघलकर आशाओं की गर्मी से, मुड़ने लगी हूँ मैं अब तो, उड़ने लगी हूँ मैं अब तो, खोलकर बंदिशों का पिंजरा अब तो, तोड़कर बंदिशों का पहरा अब तो, तरने लगी हूँ मैं अब तो, चलने लगी हूँ मैं अब तो। देखा बहुत है लोगों को, सहन भी किया बहुत रोगों को, चुप न रहूंगी मैं अब तो, दुख न सहूंगी मैं अब तो, बारिश की मैं बूंदों सी, सूरज की मैं किरणों सी, आबाद हो चुकी हूँ मैं अब तो, आजाद हो चुकी हूँ मैं अब तो। धन्यवाद। Thank you, Vidhi. That was truly inspiring. Now, I would like to call Janvi with her lively performance. Please welcome Janvi with a round of applause. Okay, sorry for the inconvenience. Janvi is not here. Let's welcome Kumkum for her rocking performance. Please welcome Kumkum. आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को करना चाहिए। ये मैं आज ओपनली वर्डिंग फोटो मेरे नाम कभी नहीं लिखवाया था, आप लोगों ने क्यों ना Kumkum, that was indeed a fabulous performance. Moving on to the third round of quiz. Silence please, listen everybody. Which mithai is claimed to have been accidentally prepared by Mughal Shah Jahan's chef? Please raise hand. Agra Petha. No, that's wrong. Any guesses? सेकंड आगे वाली होगी। Please. Yes, that's correct. Please come on.
का राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे कार्यक्रम में और जोश भरने के लिए मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी इमरान सर से कि वो आए और अपने गाने की प्रस्तुति दें। लेट अस वेलकम सर विद अप्लॉज। मैं 4 लाइनें पहले पढ़ना चाहता हूँ अपनी प्रस्तुति से पहले। बहती है जो देश में गंगा बहने दो, बहती है जो देश में गंगा बहने दो, मत करवाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, घर की छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, तुमको कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। दिल वाली ने सीमत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, सस्ती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है, ये हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलिहानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, बसंती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, वो कब आओगे, तुम बिन गाँव सोना सोना है। मुझे
देखो कब आओगे तुम दिन ये घर सुना सुना है। कभी एक ममता की प्यार की गंगा की वो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे हो देवी माँ यही हर पथ में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे तो घर कब आओगे तो कब आओगे तुम बिन आंगन सुना सुना है। साथ में आते हैं चिट्ठी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे तो कब आओगे तुम दिन ये घर सुना सुना है। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। का दर्द कौन जाने जो बिके बेटियों के लिए, कितनी सीता कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, रेल पटरियों पर लहू लुहान हो जाती हैं। कौन गिरी कुओं में कौन गिरी मीनारों से, उनकी संख्या कौन गिने जो रोज रंगी अखबारों से। अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाए डोली में, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की होली में। हे धर्म बेचने वालों तुम, हे शर्म बेचने वालों तुम, फिर क्यों जिंदा करते हो इस मरे हुए चंगेज को। सोने की हथकड़ियां काटो मारो दुष्ट दहेज को। जय हिंद जय भारत। Thank you, Pooja. Those were such emotional words. Now, I would like to call Mohini for her amazing performance.
Welcome her with a round of applause. गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। संविधान संविधान हमारी शान। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए एक मजबूत डोर की जरूरत थी, जिसको हम सब लोग लाजमी रूप से माने। हमारा संविधान महज एक कागज की किताब तो नहीं, ये वह तमाम नियमों का संकलन है जो पूरे भारतीय समाज को धर्म, जाति, वर्ग सभी लोगों को साथ बांधे हुए है। ये लिखित नियमों की किताब 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुई और 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। हमारा संविधान हमारी शान है और हमारी पहचान है। हक की गारंटी, हर सपने की उड़ान, समानता और आज़ादी का देता ये सबक। नागरिकों का रखता है मान, हर धर्म, हर जाति को एक मजबूत सूत्र में पिरोए हुए। भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत सिखाता है। लोकतंत्र की ये सबको बड़ी ताकत है। हर मुश्किल राह हमें दिखाता है। ये 26 जनवरी यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 26 जनवरी यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरता है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद को एलिफेंट पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तिष्क पर उतारनी पड़ी थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है। वही 30 अक्टूबर जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट ने बेहद बेदर्दी से लाठियां बरसाकर तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है। वही 30 जनवरी जब बापू ने हे राम कहकर हमारा साथ छोड़ दिया था। थैंक यू। Now comes the most awaited performance of today. I would like to welcome Preeti and Sneha to reset the energy of the hall.